आज दुनिया भर में आबनाए हुर्मुज़ का तस्करा है और इस बात का भी कि तकरीबन 20% स्मॉल बॉटल नेक से जो ऑयल तरसील है दुनिया भर की वो यहाँ से जाती है, और अगर इसकी बंदिश हो जाए तो फिर किस किस्म के फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो मईशतों को हो रहे हैं, वो तो आज सबके सामने है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी बंदिश से जो मर्चेंट नेवी है वो कितना बड़ा, उसके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि व्हेन शिप्स आर नॉट मूविंग देन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग एट अ हॉल्ट। ये तो हो गया एक बड़े स्केल के ऊपर, हम अगर इसका पहलू देखना चाहें। अगर हम इसको एक माइक्रो स्केल के ऊपर देखना चाहें, एक शिप्स के स्केल के ऊपर देखना चाहें कि एक जहाज़ पे लोग जो है उसको कैसे ले रहे होंगे, तो जब तक तो कोई जहाज़ अटैम्प्ट नहीं कर रहा बिला वजह का नया एडवेंचर, तब तक तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग दैट इज़ सिग्निफिकेंट। बल्कि इनफैक्ट अगर आप जो है वो वॉर एरिया के अंदर खड़े हुए हैं तो डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस तो हर एक को होता ही है एंड दैट इज़ अनअवॉइडेबल। वो तो शायद बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हो रहा होगा जो कि घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन उसको कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है। आपको वॉर जोन अलाउंस दिया जाता है, आपकी सैलरीज में चेंजेस की जाती हैं, आपको डिफरेंट पर्क्स मुहैया किए जाते हैं जस्ट टू फाइट विद दैट मेंटल स्ट्रेस। बट अदर देन दैट अगर आप जो है वो किसी किस्म का नया एडवेंचर नहीं कर रहे तो आई थिंक यू आर सेफ एंड साउंड। से टैंकर्स की इंश्योरेंस के ऊपर किस हद तक उसके ऊपर असर हुआ है, और ऑर्डर्स की कॉस्ट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट जा रहा है? अब नाए हुर्मस की बंदिश से ऑफ कोर्स आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ गई है। एंड इफ़ वी टॉक ऑन अ रफ मेजर तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स। कुछ कंपनीज ने इंश्योरेंस विदड्रॉ कर ली है, बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर कंपनीज जो कि आपको इंश्योरेंस देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये प्रीमियम बेसिकली आपका बढ़ गया है, आपको ज़्यादा प्रीमियम अदा करना पड़ेगा जब जहाज़ वहाँ से गुजरेगा। अच्छा, अब जहाँ तक बात आ गई ऑर्डर्स की कॉस्ट की, कि ऑर्डर्स जो प्लेस हो रहे हैं उनकी कॉस्ट किस हद तक बढ़ गई है। तो देखें, जितना आपका प्रीमियम बढ़ेगा उतनी ही आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आपका जहाज़ एक लंबा वॉयज कर रहा था, फॉर एग्जांपल उसने गल्फ से लोड करना था और जापान जाना था, तो इसमें जो पूरा वॉर रिस्क एरिया है आपका वो तकरीबन 3 दिन का बनता है, और आपका पूरा का पूरा वॉयज जो है वो 25-26 के दिन के आसपास का बनता है। अगर आप एक दरमियानी सी स्पीड के ऊपर जा रहे हो तो उस केस में तो शायद कॉस्ट इतनी ना बढ़े, क्योंकि 26 में से आपने खाली 3 दिन जो है वो आपने ज़्यादा प्रीमियम अदा किया। या अगर आप पोर्ट के स्टे भी लगा लें तो 5 दिन कर लें, 7 दिन कर लें। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट रन पे थे, फॉर एग्जांपल आप गल्फ से आ रहे थे पाकिस्तान, या गल्फ से आप आ रहे थे इंडिया के अगर आप ईस्ट कोस्ट तस्वर कर लें, वाडीनार वगैरह वहाँ पे आप आ रहे थे, आप कराची आ रहे थे, तो उस केस में तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा फिर झटका लगेगा, क्योंकि फिर आपकी जो है वो कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी। आपने जितना प्रीमियम एक्स्ट्रा अदा किया, अगर पीएनएससी खुद है उसके अपने जहाज़ है तो फिर आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लें। और अगर फॉरेन शिप्स हैं तो फिर डेफिनेटली फॉरेन शिप्स फिर आपसे उतना ही ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि उनके ओनर्स जो हैं या तो उन्होंने प्रीमियम देना होता है, और या फिर अगर आपकी चार्टर पार्टी में इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन है कि बीइंग अ चार्टर आप अदा करेंगे तो फिर पीएनएससी अदा करेगी। सो ऑफ कोर्स द कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड, बट प्रॉब्लम जो है ना वो सारी की सारी वो कॉस्ट से, इंश्योरेंस से, इन सब से कहीं बड़ी है। तो अब ये भी बताइएगा कि ईरान की तरफ से क्योंकि बड़ी वाज़ेह वार्निंग्स थी, इसके बावजूद मालबरदार जहाज़ ये रिस्क क्यों लेते रहे यहाँ से गुजरने का? तो जहाज़ के ऊपर लोग हैं उनको ये कहा जाता है कि देखिए जी आपकी इंश्योरेंस है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि जहाज़ पे एक आदमी जो है उसकी जो डेथ की इंश्योरेंस होती है वो $1.5 लाख के आसपास, $1 लाख वैसी होती है जो कि एक बेनिफिशरी को दी जाती है, और हर डिपेंडेंट जो कि 18 साल से कम उम्र का है उसके मेरे ख्याल में 25 या $26,000 उसके दिए जाते हैं। तो अगर आपके 3 बच्चे हैं जो कि 18 साल से उम्र के कम हैं तो $75,000 उनको मिल जाएंगे, $1 लाख आपकी बेगम को मिल जाएगा, और अगर आपकी वालदा भी हैं तो $22-23,000 उनको मिल जाएंगे। तो एक तो उनको ये कहा जाता है कि देखिए जी आपकी इंश्योरेंस अच्छी खासी है, इसलिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, और फिर उनको ये दिलासा दिया जाता है कि फिक्र ना करें, कोई भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आपको ये कही जाती है कि जब आपको डबल सैलरी दी जाएगी, कुछ केसेस में तो ट्रिपल सैलरी दी जाती है। तो बेसिकली मकसद वही होता है कि देखिए ये एक पूरी चेन चल रही है। एक मुल्क है उसने कहा कि हाँ जी मैं ये तेल खरीदने को तैयार हूँ, जितनी मर्जी कॉस्ट बढ़ जाए मेरे मुल्क का निज़ाम नहीं रुकना चाहिए। हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमारा पिछला क्वेश्चन एंड हुआ था। ये बात पहुंची ओनर तक, ओनर ने कहा ठीक है जी मुझे आप इतने पैसे देंगे मैं अपना जहाज़ गुजार लूँगा। कंट्री ने कहा जी ठीक है हम देने का तैयार हैं, आप अपना जहाज़ गुजारें। मैं आपको बिल्कुल एक आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ये चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है वैसे, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। अब ओनर जो है वो सेम बेनिफिट को पास ऑन करने की कोशिश करता है जहाज़ पे, कि जहाज़ में जी 26 लोग हैं, सबको डबल सैलरी दूंगा, ट्रिपल सैलरी दूंगा, कुछ भी करो जहाज़ को गुजारो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से। तो ये जो लालच का आंसर बीच में आ जाता है ना, फिर बंदा कहता है ठीक है यार इंश्योरेंस भी है, और चलो ठीक है ईरान नहीं भी होगा, इतने सारे जहाज़ गुजर तो रहे हैं, अगर कोई 10-15 जहाज़ गुजर रहे हैं तो उनमें से कोई एक हिट हो रहा है, हो सकता है हमें कुछ ना हो, कुछ मसला ना हो। दैट इज़ व्हाट इज़ लीडिंग टू ऑल ऑफ दिस। इनफैक्ट अगर आप सही पूछना चाहें तो कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त घर पे बैठा हुआ था, तो उसको घर पे कॉल आई कि जी आप ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, तो उसने कहा कि नहीं मैं भी फिलहाल मैं तो तैयार नहीं। उसने कहा नहीं यार आप ज्वाइन कर लो, हम आपको ना
प्री जॉइनिंग बोनस भी देंगे, हम आपको डबल सैलरी भी दे देंगे, हम ये भी दे देंगे, हम वो भी दे देंगे। एंड दे प्रॉमिस्ड हिम आई थिंक अराउंड $35,000-37,000। अच्छी खासी अमाउंट बनती है, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। तो उसने कहा कि यार आप मुझे इतना ज़्यादा पे क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? उन्होंने कहा जी हमने जहाज़ को गुजारना है हुर्मुज़ से, और जहाज़ पर जो मौजूदा कप्तान साहब है वो हुर्मुज़ से गुजरने को तैयार नहीं है। तो उसने कहा भाई अगर वो तैयार नहीं है तो मैं क्यों तैयार हो जाऊँ? तो यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। लेकिन एट द सेम टाइम कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो कि इतनी सैलरी भी मान जाएगा, एंड दैट इज़ वाई द शिप्स आर डूइंग इट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही बात आपकी कि प्रीमियम तो इंश्योरेंस का बढ़ गया है, लेकिन जहाज़ की इंश्योरेंस तो है ना, ओनर को कोई रिस्क नहीं है, उसको जहाज़ के पैसे मिल जाएंगे, वो दूसरा जहाज़ ले लेगा, उसको क्या मसला है। जो कार्गो है वो भी इंश्योर्ड होता है, ज़्यादा महंगा ही सही पर इंश्योर्ड तो है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब उसके बाद जो ख़रीदार है उसने भी कार्गो इंश्योर करवाया हुआ होता है, तो उसको भी इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। क्रू जो है, क्रू को बस खाली ये है कि अगर वो जान से गए तो पीछे फैमिली को इंश्योरेंस उनकी मिल जाएगी, बाकी उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं ये होती। भी इंसानी नफ्सियात का पहलू है, जहाँ पर लालच में इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, अपनी जान को भी ख़तरे में डालता है। हालांकि इंसानी जान और अपनी बिलखुसूस जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो एक अवलीन फरीज़े में भी शामिल है। अब जाहिद साहब ये भी बताएगा कि जो मुतबादिल रूट से कंपनी सामान बुक करवा रही हैं, उनको तकरीबन कितना इजाफी चार्ज अब उसके ऊपर पड़ रहा है? दिस इज़ एक्चुअली द मेन पॉइंट कि गल्फ़ के लिए मुतबादिल रास्ता तो कोई है ही नहीं। ये इस गल्फ़ का, पर्शियन गल्फ़ का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ही ये है। इसको इसीलिए वीक पॉइंट नहीं बल्कि चोक पॉइंट कहा जाता है कि बाकी अगर किसी चीज़ को बंद किया जाए, किसी जगह को बंद किया जाए तो कोई मुतबादिल रास्ता बन जाता है। गल्फ़ का तो है ही नहीं, इसका तो रास्ता ये एक है ना कि अब आपने एक्सपोर्ट करनी है कहाँ से? आपने एक्सपोर्ट करनी है दास आइलैंड से, खर्ग आइलैंड से, आपने एक्सपोर्ट करनी है कुवैत से, बहरीन से, कतर से, वो तो सब के सब गल्फ़ के अंदर है। इसका तो एक ही रास्ता है, वो है हुर्मुज़, वो बंद है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि देखें अब अगर आपको कहीं और से कार्गो बुक कराना पड़ेगा, आपको अफ्रीका से कराना पड़ता है तो आपको एक तो रास्ता भी ऑफ कोर्स लंबा पड़ेगा, आपको साउथ अमेरिका से करवाना पड़ेगा तो भी रास्ता लंबा पड़ेगा, अमेरिका से आप लेके आएंगे तो भी आपको रास्ता लंबा पड़ेगा, और फिर उसका बात है वो तेल भी आपको महंगा पड़ रहा होगा। क्योंकि एक होती है आपकी लगातार जो चार्टरिंग की जाती है और एक होती है स्पॉट चार्टरिंग। स्पॉट चार्टरिंग का मतलब ये है कि हमें फ़ौरन चाहिए, कुछ भी करके हमें दे दो। तो फिर वो वही बात है कि जब आप स्पॉट चार्टरिंग करते हैं तो फिर आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन वो तो फिर महीनों की कहानी हो जाती है ना। लेकिन मुतबादिल रास्ते का बेसिकली वर्ड हम तब यूज़ करते हैं कि जब एक ही चीज़ को आप दो डिफरेंट रास्तों से एक्सेस कर सकें। तो पर्शियन गल्फ़ का या अरेबियन गल्फ़ आप इसको कहें तो इसका मुतबादिल रास्ता कोई भी नहीं है। ये सब का सब ऑयल जो एक्सपोर्ट कंट्री कर रहे थे वो भी गए काम से, जो इंपोर्ट कर रहे थे वो भी गए काम से। इस वक्त एक स्टेलमेट हुआ हुआ है कि ना कहीं से इंपोर्ट हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है। कुछ जहाज़ जो बस निकलने में और आने में कामयाब हो रहे हैं, और बस वही बाबुल काम चल। मंजो रास्ता है वो भी अगर मुतासिर होता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे फिर? To be fair and to be honest, Hormuz was the biggest choke point. तकरीबन 25% ऑयल, 35% के आसपास आपकी LNG. दिस वॉज द बिगेस्ट चोक पॉइंट। अगर आप बात कर लें बाबुल मंदब की तो वहाँ से बेसिकली कहानी क्या है कि बाबुल मंदब इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए नहीं है कि वहाँ पे इससे कोई बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, सूडान का, सऊदी अरब का वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता है, आई एग्री टू ऑल ऑफ दिस, लेकिन वो उसकी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वहाँ से जहाज़ गुजर के एक छोटा रास्ता लेके वाया स्विज़ यूरोप जाते हैं और आपको वो जो 10-12 दिन का सफ़र कम पड़ता है ना, उसकी वजह से आपकी जो फ्रेट की कॉस्ट होती है वो आपको कम पड़ती है। उससे ऑयल का ताल्लुक है ज़रूर, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं है। वहाँ पे दुनिया की जो मेजर ट्रैफिक है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आती है कि उनको वाया साउथ ऑफ केप टाउन ना जाना पड़े, वो शॉर्टकट से गुजरें और सीधा यूरोप पहुँच जाएँ, जल्दी पहुँच जाएँ, आपको फ्रेट कम देना पड़े और जो फ्रेट यूरोप में लोग बैठे हैं उनको सामान सस्ता मिल जाए और अच्छा मिल जाए और जल्दी मिल जाए। तो वो डिले आता है क्योंकि अनलाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, अगर बाबुल मंदब बंद हो भी जाए तो आपके पास दूसरा रास्ता मौजूद है। आप वाया केप ऑफ गुड होप जाते हैं, हम खुद भी जाते रहे हैं, हम अभी पिछले वॉज में भी होके आए हैं वाया केप ऑफ गुड होप, क्योंकि अल्टरनेट रास्ता आपके पास अवेलेबल है। अगर आपकी प्रेफरेंस है कि ठीक है जी आप लंबा रास्ता ले लें, आप 10-12 दिन ज़्यादा खर्च कर लें, आप गुजर जाएँ केप ऑफ गुड होप से, तो इससे शिपिंग की मुतासिर सिर्फ इतनी ही होती है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, अब आप ये कहेंगे कि सऊदी अरब के एक तरफ आ गई पर्शियन गल्फ और अरेबियन गल्फ, वो ऑलरेडी बंद चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुई पड़ी है, बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा तो क्या सऊदी अरब का ट्रेड मुतासिर नहीं होगा? यस, मुतासिर होगा, लेकिन याम्बू की पोर्ट से बेसिकली जो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की जाती हैं वो की जाती हैं यूरोप के लिए। ठीक है, तो वो तो आपका स्विस का रास्ता फिर भी खुला हुआ है। बाबुल मंदब बंद हो गया तो क्या हुआ? आपके ज़्यादा एक्सपोर्ट जो उस तरफ जानी है वो तो फिर भी होती रहेगी। सूडान अलबत्ता ज़्यादा मुतासिर होगा क्योंकि सूडान उन कंट्रीज़ में है कि जिनकी एक्सपोर्ट ज़्यादातर जो जा रही होती है वो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन शायद एक आधा हमने इंडिया में भी डिस्चार्ज किया था, ज़्यादातर हमने चाइना में डिस्चार्ज किया था।
तो उसकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन ओशन में आ रही होती है, तो उसकी एक्सपोर्ट मुतासिर हो सकती है, क्योंकि अगर फिर वहाँ से आपको एक्सपोर्ट करनी है तो फिर आप सूडान से लोड करेंगे वाया स्वेज, पूरा मेडिटेरेनियन क्रॉस करके अटलांटिक में जाके और फिर वाया केप ऑफ गुड होप आप जाएंगे, तो वो बहुत ही लंबा रास्ता फिर पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।